हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल फटाफट पढ़ाई में। दोस्तों, हम लोगों ने भोजन का पाचन शुरू किया था, जिसमें सबसे पहला पॉइंट अपना जो है मुख गुहा में भोजन का पाचन हम लोगों ने कवर किया। आज इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे आमाशय में भोजन का पाचन। देखो, हम लोग इन्हें एक वीडियो में भी कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं अलग अलग वीडियो बना रहा हूँ इनकी, तो उसके जो है आप लोगों को कुछ फायदे मिलेंगे। जैसे किसी बच्चे को केवल मुख गुहा में पाचन देखना है तो उसका अलग वीडियो है, केवल छोटे आंत में देखना है तो उसका अलग वीडियो मिल जाएगा, आमाशय में देखना है पाचन तो उसका अलग वीडियो मिल जाएगा। पहला तो ये। दूसरा ये कि छोटी आंत्र के एंजाइम अलग वीडियो में, आमाशय के एंजाइम अलग वीडियो में, तो एंजाइम मिक्सिंग नहीं होगा और याद रखने में भी हेल्प मिलेगी हमें। साथ ही साथ हम लोगों को हर एंजाइम कहाँ पर मौजूद है ये तो याद रखना ही है, कहाँ से संश्लेषित होता है, कहाँ से स्त्रावित होता है, कहाँ पर जाता है, क्या काम करता है, ये सारे पॉइंट याद रखना है। कौन सा एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है, कौन सा एंजाइम प्रोटीन को प्रोटियोजेज में तोड़ता है, कौन सा फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ना है, ये सारे पॉइंट हमें याद करने होंगे। एक एक पॉइंट कवर करते हुए चलेंगे। देखो, अब हम लोग शुरू कर रहे हैं आमाशय में पाचन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। देखो, अगर आप लोग देखोगे ना, भोजन का पाचन, अवशोषण, यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो हम लोगों ने शुरुआत में किया था मनुष्य का पाचन तंत्र, वहाँ से क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं। यहाँ से अगर देखोगे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। तो आमाशय में पाचन देखो, पहला है आमाशय में भोजन का माध्यम क्या होना चाहिए। तो बहुत अधिक अम्लीय होना चाहिए, तीव्र अम्लीय होना चाहिए, जिसका पीएच 2 से 3 होना चाहिए। ठीक है। मुख गुहा में क्या देखा हम लोगों ने, हल्का अम्लीय, लगभग पीएच जो है 6.8, और जैसे ही आमाशय में आए मुख गुहा से तो अम्लीय माध्यम अधिक होना चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जो आमाशय में उपस्थित जो एंजाइम है वो अम्लीय माध्यम में ही अपनी क्रिया करते हैं अच्छे से, इसीलिए। इसके अलावा देखो कि आमाशय में जो अम्लीयता अधिक होती है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है एक एसिड जो हमारे आमाशय या स्टोमक में पाया जाता है, और वो है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखो, HCl जो है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है कि अगर उसे हम लोग अपने शरीर पर डाल दे तो शरीर जल जाए, अगर उसमें लोहा डाल दे तो लोहा पिघल जाए। और देखो, ये HCl हमारी बॉडी में आमाशय में पाया जाता है। तो एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि HCl हमारे आमाशय में पाया जाता है, फिर भी ये हमारी आमाशय की दीवार को क्षति क्यों नहीं पहुंचाता है? तो उसका जो कारण है वो ये है कि हमारे आमाशय में पाई जाती है गोबलेट सेल या म्यूकस सेल, या इन्हें हम लोग हिंदी में कलश कोशिका भी कहते हैं, जो कि म्यूकस या श्लेष्मा का स्त्रावण करती है। और ये जो गाढ़ा म्यूकस या श्लेष्मा है, ये हमारी जो आमाशय की दीवार है उसकी रक्षा करता है HCl से। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। तो बता दोगे कि HCl हमारी आहार नाल की दीवार को क्षति क्यों नहीं पहुंचा सकता है? ठीक है। आमाशय में अधिक अम्लीयता होती है, किस कारण? HCl के कारण। आमाशय का पीएच जो है वो 2 से 3 होता है, प्रबल अम्लीय माध्यम होता है। इसके अलावा आमाशय में पाचक ग्रंथियां पाई जाती है, जिन्हें हम लोग जठर ग्रंथियां, गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। देखो, गैस्ट्रिक ग्लैंड पे मैंने आप लोगों के लिए एक अलग से वीडियो बना दिया है जो 4 से 5 मिनट का है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक वो नहीं देखा है तो इस वीडियो में आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वो जरूर देखें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी। तो जठर ग्रंथियां जिसमें हम लोगों ने कौन कौन सी की थी? गोबलेट सेल की थी, पेप्टिक, या इन्हें हम लोग चीफ या जाइमोजन सेल कहते हैं, जो प्रोएंजाइम्स का स्त्रावण करती है। इसके अलावा भित्तीय कोशिका, जिन्हें पेराइटल या ऑक्जेंटिक सेल भी हम लोग कहते हैं, ठीक है, ये पाई जा रही थी। और इन सबको जो हम लोग गैस्ट्रिक ग्लैंड नाम से एक वीडियो है जिसमें हम लोगों ने इसे कवर किया है, तो वो वीडियो जरूर देखना, इंपॉर्टेंट है। और कौन सी कोशिका कौन सा एंजाइम स्त्रावित करती है, ये सारी चीजें हम लोगों को कवर करना है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर देखो, प्रेरक।
कि आमाशय में एंजाइम स्त्रावण के लिए प्रेरित कौन करता है। तो देखो आमाशय की म्यूकोसा में जी कोशिका द्वारा स्त्रावित गेस्ट्रिन हार्मोन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है भैया। आमाशय की म्यूकोसा जो है, जो आहार नाल की सबसे भीतरी परत है, उसमें होती है जी कोशिका, क्या, जी सेल। और ये जी सेल जो है वो एक हार्मोन स्त्रावित करती है। ये क्या है, गेस्ट्रिन हार्मोन है, एक हार्मोन स्त्रावित करती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, गेस्ट्रिन। और ये गेस्ट्रिन पता है क्या करता है, ये गेस्ट्रिन हार्मोन जो है वो आमाशय के जो एंजाइम्स है उनके स्त्रावण को बढ़ाता है, प्रेरित करता है। तो इंपॉर्टेंट है कि आमाशय की म्यूकोसा में जी कोशिका पाई जाती है जो एक हार्मोन स्त्रावित करती है जिसे गेस्ट्रिन कहते हैं। गेस्ट्रिन का कार्य पूछ ले तो सिंपल है, आमाशय रस का स्त्रावण, गेस्ट्रिक जूस का स्त्रावण बढ़ाना, स्त्रावण प्रेरित करना। नेक्स्ट पॉइंट देखो, जठर रस का स्त्रावण भोजन की गंध, संपर्क इत्यादि से होता है। जठर रस जो गेस्ट्रिक जूस है उसका स्त्रावण भोजन की गंध से भी शुरू हो जाता है और भोजन के संपर्क से भी गेस्ट्रिक जूस जो वो स्त्रावित होना शुरू हो जाता है। उसके बाद देखो टमाटर सूप, मीट सूप, एल्कोहल, वेगस प्रेरणा भी जठर रस स्त्रावण को प्रेरित करती है। तो ये जो है इतनी चीजें, गेस्ट्रिन हार्मोन, भोजन की गंध, भोजन का संपर्क, टमाटर सूप, मीट सूप, एल्कोहल, वेगस प्रेरण, ये सब जो है जठर रस स्त्रावण को प्रेरित करते हैं। तो कौन कौन प्रेरित करते हैं, ये इतने चीजें हैं जो प्रेरक की भांति काम करते हैं और गेस्ट्रिक जूस का स्त्रावण बढ़ाते हैं। देखो वेगस की बात करूं ना, वेगस, तो वेगस हमारी जो 10वीं क्रेनियल नर्व है, वेगस जो कि मिश्रित प्रकार की है, मिक्स टाइप की है, और सबसे बड़ी जो तंत्रिका है वो वेगस है जो कि 10 नंबर क्रेनियल नर्व है। क्लियर है। उसके बाद देखो पाचक रस, पाचक रस में आमाशय में गेस्ट्रिक जूस पाया जाता है, जठर रस, ठीक है, और इसका प्रतिदिन जो है 1.5 से 2 लीटर या 1500 से 2000 ml इसका प्रतिदिन स्त्रावण होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो, जठर रस का संगठन क्या है, इंपॉर्टेंट है। इसमें ध्यान रखना कि जो 99% से अधिक तो जल ही होता है, पानी होता है। उसके अलावा इसमें प्रो एंजाइम्स पाए जाते हैं। प्रो एंजाइम्स में जैसे प्रोरेनिन, पेप्सिनोजन जो कि प्रोटीन पाचक एंजाइम है। इसके अलावा इसमें HCl पाया जाता है। इसमें गैस्ट्रिक लाइपेज, बहुत कम मात्रा में गैस्ट्रिक लाइपेज हमारे स्टोमक में पाया जाता है जिसे हम लोग नगण्य मानते हैं, ना के बराबर। देखो जठर रस का संगठन, इसमें 99% से अधिक जल होता है, बाकी HCl जो कि 0.2 से 0.5%, बहुत कम। और इतनी कम मात्रा में होने के बाद भी जो है आमाशय की pH 2 से 3 रहती है, प्रबल अम्लीय। फिर देखो प्रोएंजाइम्स, प्रोएंजाइम्स में प्रोरेनिन और पेप्सिनोजन तथा एंजाइम जैसे कि गैस्ट्रिक लाइपेज जो कि नगण्य मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। अब देखो ये जो पेप्सिनोजन है, ये जो प्रोरेनिन है, ये निष्क्रिय एंजाइम होते हैं। कैसे? निष्क्रिय एंजाइम। और ये एक्टिव कब होते हैं, सक्रिय कब होते हैं? तो ये आमाशय में ही एक्टिव होते हैं, सक्रिय होते हैं। और इनका सक्रिय कौन करता है? तो इनको सक्रिय करता है ये HCl। इंपॉर्टेंट है, हम लोगों ने कहा था कि जो आमाशय में एंजाइम पाए जाते हैं उन्हें अम्लीय माध्यम की आवश्यकता होती है, अम्लीय माध्यम में ये काम करते हैं। और उस अम्लीयता का कारण क्या है? HCl। अगर हमारे आमाशय की जो pH है वो बढ़ा दी जाए, ठीक है, तो ये एंजाइम जो फिर निष्क्रिय ही रहेंगे, भोजन का पाचन नहीं कर पाएंगे। और ये मेनली जो वो प्रोटीन का पाचन करते हैं, तो ये प्रोटीन का पाचन नहीं करेंगे। तो प्रो एंजाइम्स पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन को सक्रिय कौन करता है? HCl। इंपॉर्टेंट है, आगे अभी हम लोग कवर करेंगे। तो इतना क्लियर है। अब देखो हम लोग HCl के कार्य और प्रो एंजाइम्स के कार्य एक एक करके कवर करने वाले हैं। अब देखो अपना सबसे पहला पॉइंट हम लोग शुरू कर रहे हैं HCl के कार्य। तो देखो सबसे पहले हम लोग भोजन को मुख के द्वारा, मुख गुहा बक्कल कैविटी में रखते हैं। यहाँ पर हम लोग भोजन को चबाते हैं, पीसते हैं, यानी यांत्रिक पाचन होता है। इसके अलावा लार मिक्स होती है, लार में एंजाइम्स होते हैं, तो रासायनिक पाचन भी होता है। जैसे लार में टोल्यूइन है, वो अपनी क्रिया शुरू बक्कल कैविटी में कर देता है। फिर ये जो भोजन है
इसको हम लोग निगलेंगे, यानी डीग्लूटिनेशन की प्रोसेस होगी और भोजन जो है वो बक्कल केविटी से ग्रैशिका से होता हुआ आमाशय में पहुंचेगा स्टोमक में। और आमाशय में यहाँ जो है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट रहता है। ये क्या करेगा, ये सबसे पहले भोजन पर टोल्यूइन की क्रिया को रोकेगा, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन बंद, टोल्यूइन की क्रिया रुकते हैं। ठीक है, इसके अलावा HCl क्या करता है, अम्लीय माध्यम प्रोवाइड करवाता है भोजन को, जो कि प्रो एंजाइम्स रेनिन और पेप्सिनोजन के कार्य करने के लिए आवश्यक है। जो प्रो एंजाइम्स है रेनिन और पेप्सिनोजन, इनको एक्टिव सक्रिय में बदलता है। जैसे प्रो रेनिन को रेनिन में बदल देगा सक्रिय, पेप्सिनोजन जो निष्क्रिय एंजाइम है उसे HCl पेप्सिन सक्रिय या एक्टिव में बदल देगा। ठीक है, इसके अलावा जो न्यूक्लियोप्रोटीन है उसमें से न्यूक्लिक एसिड को और प्रोटीन को अलग अलग कर देता है। तो इतने काम जो है HCl करता है। तो देखो HCl के कार्य में टोल्यूइन की क्रिया को रोकता है, क्लियर है। अम्लीय माध्यम प्रदान करता है जो रेनिन तथा पेप्सिनोजन के लिए आवश्यक है। रोगाणुओं का विनाश करता है। देखो भोजन जब बक्कल कैविटी में होता है तो लार में लाइसोजाइम, थायोसाइनेट जैसे रोगाणुनाशी पाए जाते हैं जो कि रोगाणुओं का नाश करते हैं। इसके बावजूद भी अगर कुछ रोगाणु अपने भोजन में रह गए तो उनका नाश कौन कर देगा, HCl। तो रोगाणुओं का विनाश भी करता है। न्यूक्लियोप्रोटीन को न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन में तोड़ता है। इसके अलावा नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट, प्रो एंजाइम्स को सक्रिय एंजाइमों में परिवर्तित करता है। जैसे प्रोरेनिन है तो ये निष्क्रिय है, प्रोरेनिन क्या है, निष्क्रिय एंजाइम है, इसे सक्रिय में बदलेगा HCl। प्रोरेनिन निष्क्रिय एंजाइम, इसे HCl सक्रिय में बदलेगा किसमें, रेनिन में। रेनिन क्या है, सक्रिय एक्टिव है। और ये रेनिन क्या करता है, ये रेनिन प्रोटीन का पाचन करता है। किसका पाचन करता है, प्रोटीन। प्रोटीन में भी कौन सी, जो दूध की प्रोटीन है, दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, केसिन। उस दूध की प्रोटीन केसिन का पाचन रेनिन करता है, इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये रेनिन दूध की प्रोटीन का पाचन करता है, इसका मतलब इसका स्त्रावन जो है वो बच्चों में, जो नवजात बच्चे उनमें अत्यधिक होता है। ठीक है, इसके बाद देखो HCl जो है वो पेप्सिनोजन जो कि निष्क्रिय है, निष्क्रिय पेप्सिनोजन को HCl सक्रिय पेप्सिन में बदलता है। किस में बदलता है, पेप्सिन में। तो क्लियर है, प्रोरेनिन निष्क्रिय एंजाइम है, HCl सक्रिय रेनिन में बदल देगा। पेप्सिनोजन निष्क्रिय एंजाइम है, HCl सक्रिय पेप्सिन में बदल देगा। और ये दोनों एंजाइम जो है पेप्सिन और रेनिन प्रोटीन पाचक एंजाइम है, जिसमें रेनिन जो है वो दूध की प्रोटीन केसिन का पाचन करता है। तो HCl के कार्य क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट सेकंड पॉइंट अपना रेनिन के कार्य। तो रेनिन देखो दूध को दही में बदलता है, रेनिन दूध को दही में बदलता है, दूध की प्रोटीन केसिन का पाचन करता है। ठीक है, देखो मिल्क, रेनिन काम करेगा मिल्क या दूध पर और उसे कर्ड या दही में बदलेगा। किस में बदलेगा, कर्ड या दही। इसके अलावा देखो जो मिल्क में एक प्रोटीन पाई जाती है केसिन, क्या पाई जाती है, केसिन, जो कि घुलनशील प्रोटीन है। क्या है, घुलनशील प्रोटीन। इसे यह अघुलनशील प्रोटीन कैल्शियम पेराकेसिनेट में बदलता है। किसमें, कैल्शियम पेराकेसिनेट में, जो कि अघुलनशील प्रोटीन है, बदलता है। तो रेनिन के कार्य क्या है, दूध को दही या कर्ड में बदलता है रेनिन। इसके अलावा जो दूध में प्रोटीन पाई जाती है केसिन, जो कि घुलनशील प्रोटीन है, इस घुलनशील प्रोटीन को रेनिन जो है वो अघुलनशील प्रोटीन कैल्शियम पेराकेसिनेट में बदल देता है। तो इतना क्लियर है। अब देखो रेनिन पाचन करता है दूध की प्रोटीन का, दूध को दही में बदलता है, मतलब नवजात बच्चों के आमाशय में अधिकतम रेनिन स्रावित होता है। लेकिन इसका स्रावण उम्र के साथ साथ घटता जाता है, यानी जैसे जैसे एज बढ़ेगी रेनिन का स्रावण कम होने लगेगा। वृद्धावस्था में लगभग बंद हो जाता है रेनिन स्रावण। अब वृद्धावस्था में जब रेनिन का स्रावण बंद हो गया तो दूध का पाचन कौन करेगा, तो उस कंडीशन में दूध का पाचन करने लगता है HCl। कौन करने लगता है, HCl। ठीक है, तो वृद्ध व्यक्तियों में HCl दूध को दही में बदलता है।
नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट देखो, दूध का दही में परिवर्तन लाभदायक है क्योंकि अर्ध ठोस या अवक्षेपित होने के कारण दही लंबे समय तक आमाशय में रुक सकता है ताकि पेप्सिन पर अच्छी तरह काम कर सके। तो इतना क्लियर है। HCl और रेनिन के कार्य कंप्लीट हो चुके हैं। इसके अलावा देखो यहाँ से कुछ क्वेश्चन जैसे कि HCl का स्त्रावण करने वाली कोशिका, रेनिन का स्त्रावण करने वाली कोशिका, पेप्सिनोजन का स्त्रावण करने वाली कोशिका पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर हम लोगों ने एक अलग से वीडियो बना रखा है गैस्ट्रिक ग्लैंड वाला, जिसमें जो आमाशय की ग्रंथियां हैं और उसमें कौन कौन सी कोशिका पाई जाती है और कौन कौन सी कोशिका कौन कौन से एंजाइम स्रावित करती है बात की थी। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है मैंने, जाइए और जाकर उसे जरूर देखिए। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर एक बार फिर से डिस्कस कर लेता हूँ। देखो HCl का स्त्रावण कौन सी कोशिका करती है, तो HCl का स्त्रावण करती है ऑक्जेंटिक सेल। कौन सी? ऑक्जेंटिक, या इन्हें हम लोग पेराइटल भी बोलते हैं। तो ऑक्जेंटिक बोलो, पेराइटल बोलो, हिंदी में वित्तीय। तो ऑक्जेंटिक, पेराइटल या वित्तीय कोशिका HCl का स्त्रावण करती है। इसके अलावा ये जो ऑक्जेंटिक सेल है ये HCl के साथ साथ जो है नेज कारक पढ़ा था वहां पर, नेज कारक, केजल फैक्टर या इंट्रिंसिक फैक्टर का स्त्रावण करती है। और ये जो नेज कारक या केजल फैक्टर या इंट्रिंसिक फैक्टर है ये विटामिन B12 के अवशोषण में सहायक है। बात की थी वहां, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देख लेना। इसके बाद रेनिन का स्त्रावण, रेनिन का स्त्रावण जो है वो करती है पेप्टिक सेल या जाइमोजन सेल या चीफ सेल या मुख्य कोशिका। एक ही कोशिका के नाम है ये, पेप्टिक बोलो, जाइमोजन बोलो, चाहे चीफ बोलो या फिर मुख्य कोशिका बोलो, ये कोशिकाएं रेनिन का स्त्रावण करती है। और इसके अलावा जो पेप्सिन है उसका स्त्रावण भी ये करती है। एक्चुअल में ये प्रोरेनिन और पेप्सिनोजन का स्त्रावण करती है, जो कि आमाशय में आकर HCl द्वारा एक्टिव रेनिन और पेप्सिन में बदल दिए जाते हैं। तो पेप्टिक सेल बोले, जाइमोजन सेल बोले, चीफ सेल बोले या मुख्य कोशिका बोले, ये कोशिका प्रो एंजाइम्स, प्रोरेनिन और पेप्सिनोजन का स्त्रावण करती है। तो इतना क्लियर है। नेक्स्ट देखो पेप्सिन के कार्य। देखो पेप्सिन जो वो पेप्सिनोजन निष्क्रिय फॉर्म में स्रावित होता है पेप्टिक कोशिका, या इन्हें हम लोग जाइमोजन कोशिका भी कहते हैं, या चीफ या मुख्य कोशिका भी कहते हैं। और इस पेप्सिनोजन को सक्रिय पेप्सिन में बदलता है HCl। बात कर ली। अब देखो ये पेप्सिन जो है वो प्रोटीन का पाचन करता है और प्रोटीन को जो है वो पेप्टोन्स और प्रोटियोजेज में तोड़ता है। किसमें? पेप्टोन्स और प्रोटियोजेज में तोड़ता है। देखो प्रोटीन पेप्सिन द्वारा प्रोटियोजेज और पेप्टोन्स या पेप्टाइड में तोड़ता है प्रोटीन को पेप्सिन। और इसके लिए जो pH कम होनी चाहिए, अम्लीय माध्यम होना चाहिए। फिर नेक्स्ट देखो लाइपेज के कार्य। लाइपेज देखो, लाइपेज जो है आमाशय में यह एंजाइम अल्प मात्रा में स्रावित होता है, जिसे हम लोग नगण्य मानते हैं। ठीक है। और 1% वसा का पाचन करता है। और लाइपेज यहाँ शब्द है मतलब वसा का पाचन। और फैट या वसा को लाइपेज जो है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ता है। किसमें? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। तो इतना क्लियर है। इसी के साथ अपने जो कार्य थे एंजाइम्स के जो आमाशय में उपस्थित थे वो कंप्लीट हो चुका है। बाद में देखो भोजन का संवहन। तो देखो आमाशय में जो है भोजन है वो आमाशय की कर्माकुंचन गति द्वारा छोटी आंत्र में जाएगा। किसके द्वारा? कर्माकुंचन गति द्वारा। जैसे मुख से ग्रैसिका में, ग्रैसिका की जो कर्माकुंचन गति थी उससे भोजन आमाशय में आता है। अब आमाशय की कर्माकुंचन गति द्वारा भोजन जो है वो छोटी आंत्र में जाता है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आमाशय में जो है भोजन कितने समय तक संग्रहित रहता है? तो 4 से 5 घंटे। कितने? 4 से 5 घंटे तक। 4 से 5 घंटे तक आमाशय में भोजन संग्रहित रहता है। ठीक है। फिर देखो इसके अलावा जो आमाशय में आंशिक पचित भोजन है उसे हम लोग कहते हैं काइम। इंपॉर्टेंट है। मुख गुहा में आंशिक अपचित भोजन बोलस या लुगदी, और आमाशय में आंशिक पचित भोजन जो है वो कहलाता है काइम। इंपॉर्टेंट है। बोलस और काइम दोनों से ही एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं।
फिर नेक्स्ट देखो, आमाशय में अधिकांशतः प्रोटीन का पाचन होता है। देख लो, रेनिन है, पेप्सिनोजन है, मैक्सिमम जो है प्रोटीन का पाचन करते हैं। वसा का पाचन करने वाला एंजाइम लाइपेज नगण्य मात्रा में है। टोल्यूइन जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन कर रहा था, उसकी क्रिया को HCl ने रोक ही दिया था। तो अधिकांशतः मैक्सिमम जो है प्रोटीन का पाचन होता है आमाशय में, इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट देखो, कर्माकुंचन गतियों के कारण भोजन छोटे आंत्र में पहुंचता है। काइम में उपस्थित अम्ल छोटे आंत्र की म्यूकोसा को स्थानीय हार्मोन के स्त्रावण हेतु प्रेरित करती है। अब देखो, ये जो काइम है, काइम मतलब आंशिक पचित भोजन आमाशय में जो काइम है उसमें है अम्ल, और अम्ल जो है वो छोटे आंत्र के म्यूकोसा को स्थानीय हार्मोन के स्त्रावण के लिए प्रेरित करेगा। जो छोटे आंत्र के हार्मोन है उसके स्त्रावण के लिए प्रेरित करेगा। ठीक है, तो क्लियर है इतना। इसी के साथ आज का अपना ये वीडियो भी कंप्लीट हो चुका है, और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग छोटे आंत्र में पाचन को कवर करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारे एंजाइम वहाँ हम लोग पढ़ेंगे और एक एक को अच्छे से कवर करेंगे। तो अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, और हमारे YouTube चैनल फटाफट पढ़ाई को सब्सक्राइब करना ना भूलें।